Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है और जो टॉपिक है आज हम लोग देखेंगे पार्थिव चुंबकत्व या भूचुंबकत्व, टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म। इसको हम लोगों ने देखा है। इसकी छोटी सी चीज़ें जो बच गई थी वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ उसको बता दूंगा। और यहाँ पर ये चैप्टर जो है ये चुंबकत्व मैग्नेटिज्म चल रहा था, वो लास्ट टॉपिक है ये मैग्नेटिज्म की। यहाँ पर आपका चुंबकत्व खत्म होगा और इसके बाद जो मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा तो वो जो है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी की होगी। तो चलिए आज इस लास्ट वीडियो को बढ़िया समझते हैं, मैग्नेटिज्म का क्या है और सब कुछ को बढ़िया से देखते हैं। तो देखिए, पार्थिव चुंबकत्व या भूचुंबकत्व तो हम लोगों ने देख लिया था। अब इससे जुड़ी हुई क्या बातें थी कि किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को, है ना, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों में बांटा गया है ना। पृथ्वी, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, साबित भी कर चुके थे इसके पहले वाली वीडियो में कि पृथ्वी क्या है, एक विशाल चुंबक है। तो वो जो पृथ्वी अगर एक विशाल चुंबक है तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, है ना, उसको 3 तत्वों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो उनमें 3 तत्व कौन कौन सा है जिसके द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया जा सकता है? तो एक है आपका दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा है नमन कोण, एंगल ऑफ डीप, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये 3 घटक हैं या 3 ऐसे तत्व हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 चीजों में, 3 तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। और ये तत्व हो गए दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब इस तीनों को, ये तीनों है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब इस तीनों को हम लोग समझेंगे कि पहला जो दिक्पात कोण है, इससे बहुत सारे दिक्पात कोण से जुड़ी हुई बहुत सारी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है मित्र कि भौगोलिक यामोत्तर, है ना, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण बोलते हैं, है ना। क्या? भौगोलिक यामोत्तर। देखिएगा, ये लिखने में समय ज्यादा लग जाता है लेकिन समझिएगा, भौगोलिक यामयोत्तर बताएंगे ये सब क्या है। यामयोत्तर, है ना, भौगोलिक यामयोत्तर तथा चुंबकीय यामयोत्तर, चुंबकीय यामयोत्तर, यामयोत्तर, है ना, भौगोलिक यामयोत्तर तथा चुंबकीय यामयोत्तर के बीच के कोण को, के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दिक्पात कोण, को दिक्पात कोण कहते हैं, है ना, दिक्पात कोण कहते हैं। तो देखिए, यह जो प्रश्न आपसे अगर दिक्पात कोण से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए कि दिक्पात कोण क्या है, तो क्या कहेंगे कि जो भौगोलिक यामोत्तर है पृथ्वी का और जो चुंबकीय यामोत्तर है, दोनों के बीच का जो एंगल है, भौगोलिक यामोत्तर का और चुंबकीय यामोत्तर का, भौगोलिक को आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल और जो चुंबकीय है मैग्नेटिक। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अब यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा मित्र, और वो घूमना भी चाहिए कि आपको ये लगता होगा कि ये भौगोलिक तो समझ में आता है लेकिन ये यामयोत्तर क्या है ना, ये यामयोत्तर क्या है? भौगोलिक यामयोत्तर, चुंबकीय यामयोत्तर, ये क्या होता है? यह यामयोत्तर क्या है? तो देखिए, ये जो यामयोत्तर बोलते हैं इसको पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसको क्या बोलते हैं? यामयोत्तर बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये हमने यह एक पृथ्वी बनाया है, जैसी भी बनी है इसको समझिएगा। तो इसमें जो एक उत्तरी ध्रुव है ऊपर में और जो एक दक्षिणी ध्रुव है नीचे में, इस दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसको रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यामयोत्तर, है ना। तो ये हिंदी वर्ड है भौगोलिक यामयोत्तर। तो पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण ध्रुव के मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को इसको यामयोत्तर भी बोलते हैं, देशांतर भी बोलते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर इसको यामयोत्तर बोलेगा हिंदी में, है ना, या फिर कहीं कहीं पर देशांतर भी बोलेगा। तो घबराना नहीं है, दोनों ही एक ही बात है ना। यामयोत्तर बोल दीजिए, देशांतर बोल दीजिए, या इसको मध्यांतर रेखाएं भी बोलती है। क्या क्या? मध्यांतर रेखाएं। ये तीनों चीज जो है मित्र एक ही बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां या लगा दीजिए और लगा दीजिए और लगा दीजिए, तो यामयोत्तर बोलिए या फिर देशांतर बोलिए या फिर मध्यांतर रेखाएं बोलिए, ये तीनों क्या है? तो यामयोत्तर भी है। अगर आप डिफिनेशन के तौर पर इसको पढ़ेंगे तो
भौगोलिक पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और काल्पनिक ध्रुव के बीच, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच खींची गई काल्पनिक रेखाएं, हाँ, तथा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के बीच खींची गई काल्पनिक रेखाओं के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर यदि यह एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है, इसकी जो है एक इस तरह से नॉर्थ और साउथ, ये जो है एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, याम्योत्तर खींची गई है, ये भौगोलिक याम्योत्तर है। भौगोलिक याम्योत्तर का मतलब हुआ पृथ्वी का जो अपने स्तर पर भौगोलिक तौर पर जो उसका नॉर्थ और साउथ है वो ऐसा है। अब अगर इसमें एक मैग्नेट को रख देते हैं तो आप जानते हैं कि जिस तरफ में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है उधर मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव होता है ना। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है और पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। तो यह इस तरह से है। तो अब जो यहां पर आप जो देख रहे हैं, तो एक हो गया ये वाला, जो ऊपर ये हो गया, ये आपका भौगोलिक याम्योत्तर हो गया, ये हो गया आपका चुंबकीय याम्योत्तर। इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा, है ना, इस दोनों के बीच का जो कोण होगा, इस कोण को क्या बोलेंगे? इस कोण को बोलेंगे हम लोग दिक्पात कोण। क्या बोलेंगे? दिक्पात कोण। सीधी सी बात है, अगर यदि एक लाइन, ये वाली लाइन अगर यहां हम बाहर कर रहे हैं, ये लाइन अगर आपका भौगोलिक याम्योत्तर है और ये वाला जो है इसका चुंबकीय याम्योत्तर है, तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के जो बीच का कोण होगा ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये कहलाएगा आपका दिक्पात कोण, है ना, दिक्पात कोण। ठीक है, ये बात तो आपको, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए याम्योत्तर जो होता है, जैसे लंदन के निकट जो ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच लंदन आप जान ही रहे हैं, लंदन के निकट जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से जाने वाली जो याम्योत्तर होती है उसको प्रधान याम्योत्तर माना जाता है। मतलब लंदन, जो लंदन है उसका जो ग्रीनविच है वहां से जो गुजरने वाली याम्योत्तर रेखाएं हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको आपको प्रधान याम्योत्तर क्या बोला जाता है? प्रधान याम्योत्तर। जो लंदन के ग्रीनविच से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर, याम्योत्तर। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रधान याम्योत्तर क्या होता है, यह भी चीज हम लोग समझते चलें। और यूपी के मिर्जापुर के निकट जो है 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा के जो है, इसको भारतीय का जो मानक समय रेखा है वह उसको माना जाता है। किसको? जो भारत का स्टेट है यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश। देखिए अब जो ये जो भारत की सिटी, जो भारत का जो प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर। इस मिर्जापुर के निकट, है ना, मिर्जापुर के निकट से जाने वाली 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा के समय को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। इसको क्या माना गया? भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय समय मानक रेखा। ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट 82.5 डिग्री याम्योत्तर को माना गया है। तो इसमें हम लोगों ने समझा कि दिक्पात कोण क्या है और याम्योत्तर क्या होता है। याम्योत्तर के संदर्भ में दो बातें सीखी कि लंदन के ग्रीनविच से होकर जो याम्योत्तर रेखाएं गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखाएं। और भारत के राज्य यूपी के निकट मिर्जापुर से होकर के 82.5 डिग्री याम्योत्तर जो निकलती है वो क्या होती है? तो वो भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। तो यहां से प्रधान याम्योत्तर को भी हमने समझा और भारतीय मानक समय रेखा को भी समझा। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए, अब ये दिक्पात कोण का काम पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं नमन कोण की ओर, नमन कोण की ओर कि एंगल ऑफ डीप क्या होता है या नमन कोण क्या है। तो हम मुख्य रूप से हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों में बांटा गया है। एक तत्व हो गया दिक्पात कोण और दूसरा हो गया नमन कोण। तो नमन कोण क्या होता है? देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाती है। देखिए हम इसको लिखते हैं, किसी स्थान पर है ना, पृथ्वी का, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझते हैं ना, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, है ना, क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज
तल के साथ, क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है, जितना कोण बनाता है, जितना कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे नमन कोण कहते हैं। उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। उसे उस स्थान का नमन कोण, देखिए ये सब जब भी होगा तो एक स्थान का होगा, है ना, उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। यह भी जो होगा दिक्पात कोण जो होगा, यह भी क्या होगा? एक स्थान का होगा, है ना, नमन कोण कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ, पृथ्वी का क्या बोला? पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, यहां ध्यान रखिएगा, ये डिफिनेशन अगर याद रखना है तो ये पकड़िएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल के साथ जितना एंगल बनाती है उसे उस स्थान का क्या बोलते हैं? नमन कोण कहते हैं, है ना। तो नमन कोण कहते हैं पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान, तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है मित्र, और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, है ना। और यहां पर लिख सकते हैं कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर, है ना, नमन कोण का, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान ये होता है 0 डिग्री। नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। तो यहां से दो प्रश्न जो है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री, और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, और पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। यहां पर एक चीज उठ रहा है जिसको कि नाम दिया गया है विषुवत रेखा, है ना। यहां से एक चीज समझने वाली है कि ये विषुवत रेखा क्या है ना। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, और यहां जैसे नमन कोण, तो किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का जो एक पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, जो जैसा कि हम बनाए हैं, जिस भी तरह है ये एक पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होगा, वह संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र इस पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये बुक है, तो अगर ये ऐसा खड़ा है तो ये क्या है? वर्टिकल है, इसको ऐसे कर दें क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्षैतिज तल हो गया। तो क्या हुआ कि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाती है, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र इसके क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। तो नमन कोण में भी कोई बड़ी बात आपको है नहीं, अगर आप इसका डिफिनेशन याद रखते हैं कि पृथ्वी का किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके सतह के साथ या उसके क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाती है वह उसका नमन कोण है। नमन कोण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। ये कई बार पूछा जाता है। तो अब यहां से सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बात आपको परेशान कर रहा होगा कि ये विषुवत रेखा क्या है। हमको लगता है आपको मालूम है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि विषुवत रेखा क्या है। तो देखिए, विषुवत जो वर्ड है ना, विषुवत, इसका अर्थ होता है, विषुवत का अर्थ समझ जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। विषुवत का अर्थ होता है बीच का या मध्य स्थिति, है ना। इसको बोलते हैं बीच का, मिडिल या मध्य स्थिति, है ना, मध्य स्थिति अर्थात बीच में। तो अब देखिए यहां से कोई दिक्कत है? विषुवत का अर्थ ही जब होता है बीच का या मध्य स्थिति। तो अब यहां पर आइए और इस फिगर में देख करके बताइए कि विषुवत रेखा कहां पर है ना। ये हमने एक छोटा सा जो है पृथ्वी का ग्लोब टाइप का बनाया है। आप जानते हैं कि ये ऊपर वाला जो है ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। ये 66.5 डिग्री दक्षिण है और ये 66.5 डिग्री उत्तर है। आप जानते हैं कि ये जो है पृथ्वी अपने से जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ से ये फिगर जो है थोड़ा सा गलती हुआ है हमसे। ये जो बनना चाहिए था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए था। मतलब कि ये शेप जो है बीच से है, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ दिखना चाहिए कि 66.5 डिग्री ये टेढ़ा है। ये मैं बताना चाहता हूँ। तो ये बन गया, ठीक है। आप समझ लीजिए कि ये 66.5 डिग्री का जो है एंगल पर झुका दिया। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया पृथ्वी का, और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये जो ऊपर वाला ये गोल देख रहे हैं, ये उत्तरी है ना, उत्तरी शीत कटिबंध है। और यहाँ जो अंदर देख रहे हैं ये दक्षिणी शीत कटिबंध है।
है ना। तो उत्तरी शीत कटिबंध इतना सा और दक्षिणी शीत कटिबंध इतना सा नीचे वाला, और ये जो आधा कटा ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, ये वाला जो लाइन है रेड वाली जिसपे कि ये मार्कर हम चला रहे हैं, ये देखिए ये वाला है ना, ये हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त और यहाँ हो गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये दोनों तो सेम हो गया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी शीत कटिबंध इतना सा और नीचे जो दक्षिणी ध्रुव है इसमें दक्षिणी शीत कटिबंध इतना सा, और जो वृत्त का बाहरी हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया और ये जो लाइन हो गया ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया, और बीच का जो मिडिल पार्ट है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और यहाँ जो बीच का पार्ट है नीचे का ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। तो ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और ये क्या हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब बीच में बच गई 3 लाइन, यहाँ तो आप समझ ही गए उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। अब बीच में ये हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब बच गई बीच में 3 लाइन, इसी में हम ये डिफाइन करना था हमको विषुवत रेखा। तो 3 लाइन में क्या क्या हो गया, एक देखिए, एक तो जो आपका सबसे पहला हो गया ये लाइन जो पहली वाली है ये है आपका कर्क रेखा, ये क्या है आपकी कर्क रेखा। ये जो उत्तर तरफ है से पहली लाइन ये थोड़ा सा गलती बना है मित्र, ये हल्का ऐसे टाइप का धनुष टाइप का, ये धनुषाकार ऐसे टाइप का बनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फिगर जो है ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो हल्का धनुष टाइप से बनना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया कर्क रेखा। और जो इसके नीचे वाला है यहाँ पर ये है मकर रेखा, कर्क रेखा इधर, मकर रेखा नीचे तरफ, ये देख रहे हैं ये भी धनुष तरह का ही बनना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, समझने के लिए हमने जैसा हमसे हो पाया मित्र बस सेवा को स्वीकार कीजिए। ये हो गया मकर रेखा, और जो बीच वाली लाइन थी ये है आपकी विषुवत रेखा, बीच वाली क्या है विषुवत रेखा। तो यही यहाँ पर जो विषुवत जो मिडिल लाइन जो पृथ्वी के बीचों बीच वाली लाइन है ये क्या है आपकी विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, तो विषुवत रेखा पर अगर यहाँ पर नमन कोण का मान, नमन कोण का मतलब क्या हो गया, जिस स्थान की बात करेंगे उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी की सतह के साथ या पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे नमन कोण। तो ये जो है विषुवत रेखा पर इस नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, और पृथ्वी के ध्रुव पर है ना, पृथ्वी के ध्रुव पर जो है आपका पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, यहाँ पर नमन कोण का मान 90 होगा। बीच वाला में ध्रुव पर, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें या दक्षिणी ध्रुव की बात करें, दोनों में से जिस ध्रुव पर नापिएगा पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर जो नमन कोण की वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी। और पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है बीच वाली, यहाँ पर अगर आप नमन कोण की वैल्यू बोलिएगा तो वो कितनी हो जाएगी 0 डिग्री होगी। तो यहाँ से हमको लगता है आपको कर्क रेखा भी समझ में आ गया, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा भी, साथ ही दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये जो फिगर बनाया था ये हम यह समझाने के लिए, ये जो है ये चुंबकीय अक्ष है, पृथ्वी का क्या होता है ये चुंबकीय अक्ष है, ये चीज समझने के लिए हमने इसको बनाया था, ये चुंबकीय अक्ष है, ठीक है। और ये वाला आपका भौगोलिक अक्ष है ना, भौगोलिक अक्ष किसका, तो सब पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष, पृथ्वी दुल्हा है उसी का सब चीज है ना इसमें, तो ये भौगोलिक अक्ष, ठीक है। अब तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अर्थात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है ना। पृथ्वी के देखिएगा, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग होता है, क्षेत्र का का क्षैतिज घटक अलग अलग होता है ना मित्र, अलग अलग होता है, क्षैतिज घटक अलग अलग होता है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को हम लोग कैपिटल H से भी डिनोट करते हैं ना, क्षैतिज घटक अलग अलग होता है, परंतु इसका औसत मान है ना, परंतु बट इसकी जो औसत वैल्यू होती है एवरेज मान होता है, लेकिन इसका औसत मान याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। इसका औसत मान जो होता है वो 0.4 गॉस, 0.4 गॉस, या इसी को जो है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला भी कहा जाता है ना, या 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴
-4 टेस्ला। तो ये दोनों ही चीज़ों से इसको डिफाइन करते हैं, आपको जो पसंद आए। तो ये हो गया 0.4 टेस्ला। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको याद रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो H है ये अलग अलग होता है। मतलब कि पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो औसत मान है वह कितना होता है 0.4 गॉस, या 0.4 गॉस को ही 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है मित्र। क्या पूछेगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो औसत मान होता है ना, तो वो कितनी होती है, 0.4 गॉस होती है या फिर 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला होती है। तो ये आप अभी तुरंत दिमाग में इस चीज़ को याद कर लीजिए कि 0.4 गॉस या 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। तो पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग होता है, लेकिन इसका औसत मान 0.4 गॉस। औसत मतलब टोटल औसत मान। अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी के क्षैतिज घटक का एवरेज वैल्यू क्या है, तो वो होगा 0.4 गॉस, या फिर 0.4 गॉस को ही दूसरे भाषा में अगर टेस्ला में कहना है तो 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला कहेंगे। तो ये हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो मित्र आज हम लोगों ने क्या सीखा कि जो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जो 3 तत्वों में बांटा गया था, दिक्पात कोण में, नमन कोण में और चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में, इसको आज हम लोगों ने यहाँ पर समझा। और यही आज वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।